हिंद महासागर का रत्न, ये क्या है? ये पाठ हमारा एक यात्रा वृत्तांत है। मतलब यहाँ पे जो हमारा लेखक है उसने एक यात्रा की थी और उस यात्रा का उसने विस्तार से वर्णन किया था। ठीक है, इसमें हमारे जो लेखक हैं वो कौन है? हिंद महासागर का रत्न जो हमारा पाठ है उसके रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये यात्रा वृत्तांत लिखा है। और रामधारी सिंह जी का जन्म सन 1908 में बेगूसराय यानी बिहार के समीप सिमरिया नामक गांव में हुआ था। उनकी गणना राष्ट्र कवि के रूप में होती है। स्वतंत्रता संग्राम के समय में लिखी उनकी कुछ रचनाओं में ब्रिटिश सरकार से विद्रोह की झलक मिलती है। मतलब उन्होंने उनकी जो रचनाएं हैं वो उस समय में रचनाओं में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत यानी कि जो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने काफी कुछ लिखा था, तो वो उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। दिनकर जी की प्रमुख कृतियां हैं रश्मिरथी, रेणुका, ओंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी, हारे को हरिनाम, मिट्टी की ओर और वेणुवन। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का छोटा सा परिचय है, जो कि आपके प्रश्न संख्या 72 पेज नंबर 72 पे देखो, तुम लोग को लिखा है ना रामधारी सिंह दिनकर लिखा हुआ है ना, तो इस पे आप लोग निशान लगा लीजिए, ये पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम आते हैं पाठ की तरफ। ठीक है, सबसे पहले पाठ परिचय। भारतीय संस्कृति की जड़ें न केवल भारत अपितु भारत के बाहर भी दूर दूर तक फैली हुई हैं। भारतीय जहां जहां भी जा बसे वहां अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी रचा बसा दिया। मॉरिशस को हिंद महासागर का एक छोटा सा हिंदुस्तान कहा जाता है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत मॉरिशस में छिपे एक लघु भारत से हमारा परिचय करवा रहा है। मतलब भारतीय संस्कृति की जो जड़ें हैं, मतलब भारत की जो भी संस्कृति सभ्यता है, यहाँ के लोग जहाँ पे भी गए वो संस्कृति का प्रसार वहां पे होता चला गया। इसी तरीके से एक छोटा सा द्वीप है मॉरिशस, जहाँ पे भारतीय मूल के कुछ लोग प्रवासी मजदूर बनकर के गए थे और फिर वो वहां पे जाकर के एक तरीके से वहां पे बस गए और धीरे धीरे करके जब वो वहां पे बसे तो धीरे धीरे करके वहां पे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विकास होता चला गया। और आप जब मॉरिशस के बारे में जानेंगे या देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे एक छोटा सा हिंदुस्तान बस गया है। वहां पे मंदिर बने हुए हैं, वहां पे भारतीय मूल के लोग अपनी उसी प्रकार से पूजा अर्चना वगैरह सब करते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी भाग समुद्र से 15 मील अर्थात 24 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है। मॉरिशस की जनसंख्या के लगभग 63% लोग भारतीय मूल के यानी 67% लोग भारतीय मूल के हैं। उनकी जो भी पूरी जनसंख्या है उसमें 67% किसका है? भारतीय मूल का है। ठीक है, इसकी राजधानी पोर्ट लुई है। पोर्ट लुई है और पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंबई है तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। यह वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। अर्थात जो मॉरिशस है उसकी राजधानी है पोर्ट लुई। निशान लगाते चलिएगा, अंडरलाइन करते चलिएगा। ठीक है, पोर्ट लुई राजधानी का नाम है और पोर्ट लुई की जो गलियां हैं वो भारत के ही शहरों के नाम पे हैं, जैसे कि कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बंबई। और वहां पे पूरा मोहल्ला है जिसका नाम है काशी। ठीक है, और यह वह देश है जहाँ पे बनारस भी है और गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान, यानी कि भारत के जो भी प्रसिद्ध नगर हैं उनके नाम पे यहाँ पे गलियों के नाम और मोहल्लों के नाम हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कौन है बोल रहा है? यहाँ पे लेखक रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि ये यात्रा वृत्तांत है तो उनके साथ क्या क्या हुआ वो आगे विस्तृत करते जा रहे हैं। यहाँ मैं से तात्पर्य किसके लिए है? लेखक के लिए। मैं दिल्ली से 15 जुलाई को बंबई पुराना नाम है और ब्रैकेट में आपने देखा होगा मुंबई लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अभी जो प्रचलित नाम चल रहा है बंबई का वो क्या है? मुंबई के लिए बंबई से 16 जुलाई को नैरोबी के लिए, फिर नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। मतलब वो 15 जुलाई को बंबई के लिए, मतलब जहां जो भी उसका गंतव्य था वहां से वो बंबई के लिए रवाना हुआ 15 जुलाई को, और फिर बंबई से 16 जुलाई को नैरोबी के लिए रवाना हुआ। फिर नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ।
इस यात्रा में नैरोबी में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का अवसर मिला। यानी मॉरिशस जाने से पहले जब वो नैरोबी में पहुंचा तो वहां पे उसे कितना 1 रात और 2 दिन ठहरने का अवसर प्राप्त हो गया। अतः मन में यह लोभ जाग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पहले हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। तो जब जब वो नैरोबी में थे तो उन्हें लगा कि एक बार अफ्रीका जो भी शेर है उनको भी देख लेना चाहिए, क्योंकि मॉरिशस के साथ साथ नैरोबी में घूमने का उनको मौका प्राप्त हो जाएगा। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतः हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन भारतीय दूतावास का क्या मतलब होता है? एम्बेसी। ठीक है, इंग्लिश में दूतावास यानी कि जहाँ पे जो भी देश है उसका एक राजदूत वहां पे रहता है तो उसे दूतावास कहते हैं। ठीक है, आपकी किताब में भी इसका अर्थ दिया हुआ है। दूतावास के उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क घूमने निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। चिड़ियाघर आप लोग सभी ने देखा होगा। चिड़ियाघर में क्या होता है कि जानवरों को उनके पिंजरों में बंद किया जाता है और बाहर से उसे देखने के लिए लोग जाते हैं जानवरों को। लेकिन जो नैरोबी का नेशनल पार्क था वो क्या था? चिड़ियाघर नहीं था। वहां पे क्या थे? वहां पे केजेस नहीं थे। केजेस मतलब पिंजरे नहीं थे जिसमें जानवर बंद हो। वो एक क्या था? पार्क था। ठीक है, यह शहर से बाहर एक बहुत बड़ा जंगल था। वो चिड़ियाघर की तरह नहीं था, वो एक जंगल था जहाँ पे जो जानवर थे वो क्या थे? खुले हुए थे, जिसमें घास अधिक तथा पेड़ कम है। जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती। पर्यटक यानी कि जो वहां पे घूमने आए थे, घूमने गए थे, उनकी गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती है। हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा, परंतु शेर कहीं दिखाई ना पड़े। वो गए किस लालच में थे? वो शेर को देखने के लालच में वहां पे गए थे, पर उन्हें बहुत देर तक उस जंगल में घूमते हुए शेर दिखाई नहीं पड़ा। अंत में 10-20 मील के अंदर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह पर जा पहुंचे जहां उस दिन कुछ शेर आराम कर रहे थे। वो कहाँ पे पहुंच गए? ऐसी जगह पे जहां पर कि शेर आराम कर रहे थे। वहां जो कुछ हमने देखा वह जन्म भर ना भूलेगा। कोई 7-8 शेर लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। हैरानी की बात यह है कि शेरों को यह जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन है। मतलब वो जैसे बैठे थे यथावत वैसे ही बैठे रहे। उनसे ये मतलब नहीं था कि उनको कोई देख भी रहा है, उनको कोई घेर के देख रहा है। उन्हें इससे मतलब नहीं था। वो आराम से अपना लेटे हुए थे और अपनी जो भी क्रिया थी वो कर रहे थे। ठीक है, मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके अंदर बैठे लोगों की ओर शेरों ने कभी दृष्टिपात नहीं किया। दृष्टिपात यानी कि ध्यान से देखा भी नहीं। दृष्टिपात का मतलब ध्यान से देखा भी नहीं, ध्यान से ना देखना होता है और ध्यान से देखा भी नहीं। मानो हम लोग तुक्ष हो, यानी कि छोटे तुक्ष का मतलब होता है छोटे से भी छोटा, मतलब उनको दिखाई ही नहीं दे रहे थे हम लोग और उनकी नजर में आने योग्य बिल्कुल नहीं हो। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक शेर ने उठकर जम्हाई ली, दूसरे ने देह तानी यानी कि अपने शरीर को सीधा किया, तीसरे ने सोई हुई शेरनियों को टक्कर मारी, पर हमारी ओर किसी भी शेर ने नजर नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। मतलब कि उन लोग का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था शेरों का उन लोगों को देखने का कि कौन हम आया है इस जंगल के अंदर। वो अपना जैसे बैठे थे, कोई जमाई ले रहा था, कोई अपने शरीर को सीधा कर रहा था, कोई किसी को टक्कर मार रहा था, पर उन्हें इससे मतलब नहीं था कि कौन उनके आसपास है। वो उनको खरपात से भी बदतर मत समझ रहे थे। उनको देखने का उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। इतने में लगभग मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिसके बीच एक जिराफ खड़ा था। अब 2 जवान शेर उठे और उस ओर चल दिए। एक थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच चिपटा हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने भाप लिया कि उन पर शेरों की नजर पड़ चुकी है, अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो गए। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले,
किंतु बाकी जहां के तहां खड़े रहे। इच्छा तो यह थी कि हम कुछ पल तक रुके और देखें कि क्या होता है, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता था। फिर यह भी बात थी कि शेर तो शिकार सूर्यास्त के बाद ही किया करते हैं और वे झुंड का शिकार नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद नहीं समझकर एक कोने में क्यों खड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो शेर कैसे शिकार करता ये नहीं देख पाए थे, है ना। तो आगे वो क्योंकि जो नेशनल पार्क था वो उसका समय क्या था कि वो 7 बजे तक बंद हो जाता था और इसलिए उन्होंने वहां से चलना जरूरी समझा था। नैरोबी से मॉरिशस तक हम जिस विमान में सवार हुए वह विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। घना अंधेरा था और पानी बरस रहा था। फिर भी हमारे स्वागत में काफी लोग खड़े हुए थे। हवाई अड्डे पर स्वागत का नजारा देखकर यह समझने में देर नहीं लगी कि हम जहां आए हैं वहां छोटे पैमाने पर भारत ही है। मतलब वहां पे भारतीय मूल के लोगों को देखते ही लेखक को यह आभास हो गया कि वो छोटे से हिंदुस्तान में यानी छोटे से भारत में आया है। मॉरिशस द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 20,040 वर्ग किलोमीटर है। जिसको इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन कर देना। यह द्वीप हिंद महासागर का रत्न कहलाता है, अंडरलाइन। ठीक है, मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मॉरिशस के जो भारतीय मूल के लोग हैं उनमें से जो भारत के हैं वो कौन है, कहाँ के हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के। इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। ठीक, मॉरिशस की हिंदी प्रचारणी सभा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करते जाइए। मॉरिशस की हिंदी प्रचारणी सभा एक सक्रिय संस्था है। सक्रिय संस्था मतलब कि जो जीवित तौर पे है, जिसका कार्य निरंतर चलता रहता है। मतलब हिंदी प्रचारणी सभा जो मॉरिशस की है वो वहां पे हिंदी के प्रचार, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के कार्यों में निरंतर जुटी हुई है। वैसे यहाँ की राजभाषा कौन सी है, अंग्रेजी, और बोलचाल की भाषा है क्रेओल। राजभाषा अंग्रेजी और बोलचाल की भाषा है क्रेओल। क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा है भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। यानी कि उनकी जो राजभाषा है वो कौन सी है, अंग्रेजी, और जो उनकी जनभाषा है वो क्रियोल है, और जो उनकी दूसरी जनभाषा है वो कौन सी है, भोजपुरी। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं क्योंकि वो कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। तो इसलिए प्राय जितने भी वहां पे भारतीय मूल के लोग हैं वो हिंदी के साथ साथ भोजपुरी बोलते हैं अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बाखूबी बोल लेते हैं। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी में फ्रांसीसी के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। अर्थात वहां पे जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो उर्दू अरबी फारसी वगैरह के आपको यहाँ पे मिलते हैं, है ना। संस्कृत के कुछ शब्द मिल जाते हैं हिंदी में। उसी प्रकार से मॉरिशस में जो हिंदी बोली जाती है उसमें जो भोजपुरी बोली जाती है उसमें कुछ फ्रांसीसी के संज्ञा पद जुड़ जाने की वजह से वो थोड़े से अलग से प्रतीत होते हैं और जिनका अर्थ नहीं समझ में आता है और उसको पूछना पड़ता है इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। इसके बावजूद भी हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे हुए हैं और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। ठीक है, तो मॉरिशस में आपको पता ही है कि आधी से ज्यादा जनसंख्या भारतीय मूल की है, लेकिन जो बाकी की जनसंख्या है वो दूसरे मूल के लोग हैं। लेकिन क्योंकि दूसरे मूल के लोग भी वहां पे रहते हैं और इसी वजह से वो भी धीरे धीरे क्या है, हिंदी और भोजपुरी को समझने लगे हैं और बोलने लगे हैं। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण और रामचरितमानस ने किया है। ठीक है, तो मॉरिशस में जो भी हिंदू संस्कृति है, क्योंकि वहां पे भारतीय मूल उत्तर भारत और बिहार के लोग हैं वहां पे, तो वहां पे हिंदू संस्कृति का विकास हुआ है
और वहां पे हिंदू संस्कृति की जो रक्षा से तात्पर्य है कि वहां पे जो उसका प्रचार प्रसार है या उसको एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं रामायण और रामचरितमानस जैसे हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। मॉरिशस में गन्ने की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। ठीक है, मॉरिशस में किस चीज का व्यवसाय होता है? गन्ने का। तो वहां पे गन्ने का जो व्यवसाय है उसकी सफलता का श्रेय किसको जाता है? भारतीय मूल के लोगों को। ठीक है, सारा मॉरिशस देश कैसा है? कृषि प्रधान द्वीप है। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहां का प्रमुख एवं एकमात्र उद्योग है। वहां पे एक कौन सा उद्योग होता है, कौन सा व्यवसाय सबसे ज्यादा फलीभूत है? वो है चीनी उद्योग। ठीक है, मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। शिवालय मतलब शिव जी का मंदिर होता है तथा वहां बसे हिंदू रामायण और रामचरितमानस का पाठ करते हैं। ठीक है, रामायण कौन सी? वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई, और रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई। अथवा ढोलक और झांझ पर उनका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरमय पाया। मॉरिशस के मंदिर कैसे हैं? अत्यंत स्वच्छ यानी कि बहुत ही क्लीन है, सुरमय यानी सुंदर और मनमोहक है। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाएं। कितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं। यहाँ पे लेखक का कहना है क्या है कि भारत में इस समय आप सभी जानते हैं, बहुत से लोग गए हैं यहाँ के तीर्थ स्थानों पर भी गए हैं, तमाम मंदिरों पर भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वच्छता को आम लोग ही क्या करते हैं? मंदिरों को भी अस्वच्छ कर रहे हैं, एक तरीके से नहीं चढ़ाते हैं। पानी डाल रहे हैं तो पानी डाल के कीचड़ कर देते हैं, फूल चढ़ा रहे हैं तो फूल पड़े हुए हैं, गंदगी कर रहे हैं, बिखरा रहे हैं। तो लेकिन जितना जितना साफ सुथरा मॉरिशस के मंदिर है उतने साफ सुथरे अगर और सुंदर तो है ही है यहाँ के भी मंदिर, लेकिन अगर उतने ही साफ तरीके से यहाँ पर मंदिर हैं तो और भी अच्छा देखने में प्रतीत हो। मॉरिशस का परी तालाब भी हिंदुओं की अपार भक्ति के कारण पावन स्थल बन गया है। मॉरिशस में एक जगह है जिसे कहते हैं परी तालाब। ठीक है, तो वो हिंदुओं की अपार भक्ति के कारण क्या क्या बन गया है? पावन स्थल बन गया है, पवित्र स्थान बन गया है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं है, दृश्य से पिकनिक का स्थान भी है। सब अंडरलाइन करते जाइएगा। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके, श्वेत मतलब सफेद वस्त्रों को धारण करके, कंधों पर कांवर लिए, जुलूस बांधकर। आपने देखा होगा कि जब शिवरात्रि सावन का महीना शुरू होता है तो अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है, लेकिन उससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो अमूमन पीले वस्त्र पहन करके और कंधे पर एक डोलची नुमा कावड़ जैसे कहते हैं लाद करके और नंगे पैरों से चलते चले जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो फिर गंगा जल लेंगे उसमें और फिर उसके बाद वापस लौट करके जाएंगे और शिव जी को शिवरात्रि वाले दिन गंगा जल से स्नान कराएंगे। तो वो कांवरिया होते हैं, आपने सुना होगा कि कांवरिया निकलते हैं गंगा जल लेने के लिए। उसी तरीके से मॉरिशस में भी हिंदू क्या करते हैं? शिवरात्रि के समय पे क्या करते हैं? वो लोग व्हाइट कलर का जो भी कपड़ा है वो पहनते हैं, सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं और कंधे पर कांवर लेकर के जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं। और वहां पे चूंकि परी तालाब से ही वो क्या करते हैं? उस जल को लेते हैं, जल को लेकर अपने अपने गांव के शिवालयों को लौट जाते हैं। वहां भी इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाकर ही अपने घरों में प्रवेश करते हैं। तो वहां पे वो सबसे पहले क्या करते हैं? वहां से परी तालाब पे जाते हैं, परी तालाब से जल को लेते हैं और जल को लेने के बाद उस जल को ले जाके सबसे पहले जाके मंदिर में जाते हैं, वहां पे शिवलिंग पे चढ़ाते हैं और उसके बाद वो अपने घर पे प्रवेश करते हैं, यानी कि घर के अंदर घुसते हैं। ये सारे काम पे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं, मतलब उसमें काफी भक्ति भाव देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावे के लिए वो लोग करते हैं। सभी वयस्क यानी बड़े लोग उस दिन सफेद धोती, सफेद कमीज और सफेद गांधी टोपी पहनते हैं। क्या क्या पहनते हैं? सफेद धोती, सफेद कमीज और गांधी टोपी। गांधी टोपी समझते हैं ना, जो नेताजी वाली टोपी होती है, गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें पहननी पड़ती, गांधी टोपी उन्हें पहननी ही पड़ती है। ये आवश्यक परिधान होता है उनका। परी तालाब पर लगने वाला मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने के लिए अन्य धर्मों के लोग भी काफी संख्या में आते हैं।
मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही वहां पे जाकर के पानी लेते हैं, जल लेते हैं और मंदिरों में जाते हैं, जुलूस निकालते हैं, बल्कि वहां पे और भी देशों के जो मूल निवासी लोग हैं वो भी वहां पे जाते हैं और इस तरह के जो मेले को है उसको देखते हैं और उसमें भी वो सम्मिलित होते हैं, भाग लेते हैं। भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। प्राणवती मतलब कितनी सजीव है। भारत में हम बैठे बैठे इसका आकलन नहीं कर सकते, इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि अब भारत के बाहर भी भारतीय संस्कृति को लोग कितना अच्छा मानते हैं और कितना उसको प्रचार प्रसार करते हैं और उसको मानने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ चिरायु यानी कि काफी लंबे समय तक चलने वाला है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की महत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो भारतवासी उस द्वीप में परिस्थितिवश चले गए थे, उन्होंने उस द्वीप को छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। परिस्थितिवश यानी कि वो मजदूर बनकर के वहां पे गए थे और रहते उन्होंने वहां पे उसको छोटा सा एक हिंदुस्तान बना दिया। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मतलब ये उनकी ऐसी सफलता की कहानी है कि वो गए यहाँ से, लेकिन उन्होंने वहां की चीजों को अडॉप्ट ना करके अपनी ही चीजों पे वो कायम रहे और उसी का ही उन्होंने प्रचार प्रसार किया और धीरे धीरे करके मॉरिशस में भी लोग हिंदू सभ्यता संस्कृति को मानने लगे। तो एक भारतीय होने के नाते हम सभी को इस बात पे गर्व करना चाहिए कि मॉरिशस में भी एक छोटा सा हिंदुस्तान बसता है। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पे पाठ समाप्त होता है। ठीक है।